हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी सीटेट की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम 11 जनवरी 2023 का जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उससे हम यहाँ पर कुछ CDP के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ EVS के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि इससे पता चल पाएगा कि हमारा जो सीटेट है वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप सभी लोगों को पता है कि पेपर जो है वो EVS सब्जेक्ट से एकदम आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है ना। अभी तक क्या होता था, आपका NCERT जो थी 3rd, 4th, 5th की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। इस बार एक ही 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन्हीं के बेसिस पे आपके जो CDP होगी, उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एज इट इज क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये सब आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रखा गया है कि क्या नहीं कर पाते हैं। विकल्प दे रखा है अनुक्रमिक वर्गीकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अनुत्क्रमणशीलता, प्रतीकात्मक खेल। अब जल्दी से सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहला वाला, यानी कि अनुक्रमिक वर्गीकरण, ठीक है, जो कि कोट में हमारा लास्ट पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि, यानी कि इसमें कहा गया है लर्नर जो कि कई त्रुटियां करते हैं, उनके लिए जो शिक्षक होगी उसको त्रुटियों को समझना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। कह रहा है कि यह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगला कह रहा है कि वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध करती है। वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। अब सभी लोगों को जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी लोग जो है वो आपके साथ जुड़ सके। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा यह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। मतलब कि जब बच्चा कोई त्रुटियां करता है, तो टीचर क्या करता है, उन त्रुटियों को बच्चे को अंदर सुधारने की कोशिश करता है। तो टीचर के लिए त्रुटियां समझना एक महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है, क्योंकि वे बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया होगी उसको समझ पाएगी। तो बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया होगी वो उसको समझ पाएगी। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, पहला वाला बन जाएगा, जो कि सीरियल से हमारा दूसरे नंबर पर कोट में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। अब हम सभी लोगों को पता है कि हमारा कोहलबर्ग से, जीन पियाजे से, वाइगोत्स्की से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और जिनका भी, जो लोग अपना सेकंड पेपर देने जा रहे हैं, तो वो लोग ये बात जान ले कि वहाँ पर जो है आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर जो सही बनेगा वो बन जाएगा दूसरा वाला, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जो कि हमारा कोट में सीरियल से दूसरे नंबर पर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं बताया गया है।
चलिए देखते हैं यहाँ पर विकल्प क्या कह रहे हैं। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण के अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखिए यहाँ से जो है सीडीपी में विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी लोग विकास को भी अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछ रखा था कथन, जो कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि विकास की दर जो होती है वो सभी के अंदर समान हो, ये बात यहाँ पर गलत दे रखी गई है। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण के अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। यानी कि विकास जो है उसके ऊपर आपका पर्यावरण और इसी के साथ जो आनुवंशिकता यानी कि जो हेरिडिटी होगी उसका इफेक्ट पड़ता है, तो ये बात सही कही गई है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, ये भी बात सही है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये पहला वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। या फिर प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब बताना है कि जो आपकी एक समावेशी कक्षा होती है उसके अंदर क्या चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो समावेशी कक्षा से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ जो आपका एनईपी है उससे भी एक प्रश्न बन रहे हैं, एनसीएफ से प्रश्न बन रहे हैं। तो आप सभी जो है इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक समावेशी कक्षा के बारे में, इसके अंदर विद्यार्थी जो होते हैं समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। आंसर क्या बनेगा, पहला वाला बन जाएगा। आप सभी को पता है कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो सभी को साथ लेकर के चलने की बात करती है, तो आंसर यहाँ पर सीरियल से लास्ट वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। विकल्प क्या दिए गए हैं कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, निर्णय निर्धारण में बच्चों की असहभागिता, भययुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। सभी लोग आंसर करिए कि जो अभिवृत्ति है वो एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार क्या चीज बतलाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आंसर इसका क्या बनेगा। कह रहा है कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। आप सभी लोगों को पता है कि क्लास के अंदर शिक्षक कभी भी बाह्य अनुशासन कायम यानी कि जो बाहरी जो अनुशासन होता है उसको कभी भी बना के नहीं रख सकता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग विभिन्नता होती है चीज़ों को लेकर के, चाहे वो सीखने के प्रति हो या फिर किसी और चीज़ों को लेकर के हो। तो इन विभिन्नताओं का ध्यान रखना टीचर की प्रायोरिटी बनती है, तो ये बात यहाँ पर पॉजिटिव दी गई है। अगला कह रहा है कि निर्णय निर्धारण में बच्चों की असहभागिता। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक बच्चे सहभागिता नहीं दिखाएंगे तब तक उन्हें क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। भययुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा जो कि सीरियल से तीसरे नंबर पर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। एक बच्चे को गणित का सवाल हल करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो उसके भाई उसे बीच बीच में संकेत देते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाई किस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की से भी आपका क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट तो नहीं पता चला है कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रखे गए, यानी कि आपको पता लग सकेगा कि किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप सभी को उन टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ करके वहाँ पर जाना होगा, नहीं तो फिर आपकी नैया डूब जाएगी। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, द्वंद्वात्मक अधिगम, इसकी तो कोई बात नहीं कही गई है सीखने की। अनुकूलन की भी कोई बात नहीं की गई है। अवलोकन अधिगम की भी कोई बात नहीं की गई है। बचा क्या हमारा पाठ, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जब बीच बीच में
बच्चे को अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है और जो उससे बड़ा यानी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, जब वो उसको बीच बीच में गाइड करता रहेगा तो वो एक तरह से बच्चे के लिए पाण यानी कि ढांचा का काम करेगा, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो उसके अंदर हेल्प करना क्या कहलाएगा? पाण कहलाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा चौथा वाला बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि स्टीरियोटाइपिंग क्या है। अब वहाँ पर जो है वो जेंडर से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी से, तो आप लोग जेंडर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर? माँ से बेटी को संपत्ति का स्थानांतरण, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होते, पिता से बेटी को जायदाद का स्थानांतरण, या फिर माँ से बेटे को संपत्ति का स्थानांतरण। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और लोगों तक जल्दी से शेयर भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टीरियोटाइपिंग की बात की गई है, जो कि इसका आंसर क्या बनेगा? किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज के बारे में जो निश्चित विचार होता है जो कि वास्तविकता में सच नहीं होते हैं। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बनेगा, जो कि यहाँ पर कोट में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित विकार है? अब ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कल के पेपर में भी, आपका जो सीटेट का सीडीपी का था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और आज के पेपर भी में ये पूछा गया है। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं? लेखन संबंधी विकार है, भाषाई संबंधी विकार है, पढ़ने संबंधी विकार, या फिर गणित संबंधी विकार है। यानी कि हमें एक चीज़ क्या पता चली कि विकार से जितने भी रिलेटेड हमें प्रश्न बने हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ करके जाना है। तो आप सभी लोग विकार से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो पहला वाला बन जाएगा, जो कि कूट में यहाँ पर दिया गया है। भाषाई संबंधी विकार कौन सा होता है? जिसे हम लोग अफेजिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार क्या होता है? जो कि डिसलेक्सिया कहलाते हैं। गणित संबंधी विकार क्या होते हैं? तो इन्हें कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। हकलाने का मतलब है कि एक बच्चा बोलते बोलते बार बार रुकता है जिससे उसका बोलना इफेक्ट होता है। विकल्प दिए गए हैं डिस्ग्राफिया, हकलाना, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये क्वेश्चन जो है ये आपका कल के पेपर में पूछा गया है, 10 जनवरी के पेपर में। ये हमें बाद में पता लगा था तो हमने आप लोगों के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा दूसरा वाला, यानी कि हकलाना। तो देखिए यहाँ पर आपके खत्म होते हैं सीडीपी के क्वेश्चन, जो कि हमने बताया है आपको। इस बेसिस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जैसे कि आपका विकार हो गया, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जेंडर से पूछे जा रहे हैं, समावेशी शिक्षा से पूछे जा रहे हैं, एनईपी से पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ आपका जो एनसीएफ 2005 है, तो इनसे प्रश्न जो है आपके लगातार बन रहे हैं। तो आप सभी लोग इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ईवीएस का पोर्शन, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 11 जनवरी के पेपर में कुछ क्वेश्चंस बने हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है। अब ये नहीं पता चल सका है कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य पूछा गया है या फिर वहाँ पर आदिवासी नृत्य के बारे में पूछा गया है। अब ये जो पेपर देने गया होगा एग्जैक्ट कहीं भी पता नहीं चल पाता है कि ऑथेंटिक चीज़ें आपको पता चल सके। सब लोग सिर्फ मेमोरी बेस्ड ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है पूछा गया हो। अब विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं। गौर मारिया, लावड़ी, तारंगे मिल, जवारा। सभी लोग आंसर करेंगे कि जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर कौन सा लोकप्रिय नृत्य होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा चौथा वाला, यानी कि जवारा, जो कि पहले नंबर पर हमारा दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लावड़ी के बारे में, तो लावड़ी से भी आपका क्वेश्चन बना था। मैंने आपको बताया भी था पहले कि आप सभी लोग लावड़ी के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो कि कहाँ का है, यह है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के निम्नलिखित में से किसे साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका आया था 10 जनवरी के पेपर में, जो कि आज मुझे पता चला है तो मैंने आपको रखा है यहाँ पर।
विकल्प क्या दिए गए हैं? LM कुमार, आनंद कुमार, DP वर्मा, HC शर्मा। आंसर करेंगे सभी लोग। जो लोग पेपर देकर के आएंगे उन्हें तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए हम बताएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। पहले आप सभी लोग आंसर बताइए। इसी के साथ एक बार क्लास को लाइक करेंगे और लोगों तक शेयर भी करेंगे। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, क्लास को शेयर कर दिया करिए ताकि और भी लोगों का बेनिफिट हो सके, उन्हें भी पता लगे कि सीटेट की जो परीक्षा है उसके अंदर किस किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर की, तो इसका आंसर बनेगा आनंद कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही लिख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। विकल्प क्या दिए गए हैं कि वह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, या फिर वह अपने स्कूल के समय के दिनों की एक गर्ल गाइड थी, वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं बनेगा? बाकी के कथन आपके सही होंगे। आंसर करेंगे सभी लोग। जिन्होंने NCERT पढ़ रखी होगी उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा गया कि वह उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं थी, बल्कि ये जम्मू कश्मीर से थी। अगला कहा गया वह अपने स्कूल के समय के दिनों की एक गर्ल गाइड थी। बिल्कुल ये बात सही कही गई है। यह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो है भारतीय जो आपकी नौसेना है उसके अंदर, यानी कि इंडियन नेवी के अंदर ये डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। इन्होंने परेड के अंदर 36 कमांड भी इन्होंने वहाँ पर उनका पालन किया है। तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, तो ये पहला वाला गलत है। ये उत्तर प्रदेश की नहीं थी, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। बिहार राज्य की चित्रकारी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका कई बार बना है और हो सकता है आगे भी बने। अब यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं? मधुबनी, कलमकारी, वर्ली और इनमें से सभी। आंसर करेंगे सभी लोग कि बिहार की जो चित्रकारी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा पहला वाला, ठीक है, यानी कि मधुबनी। बिहार राज्य की जो चित्रकारी है वो है मधुबनी। इसी के साथ बात करते हैं अगर हम मधुबनी के बारे में, तो मधुबनी जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है जहाँ से इस चित्रकारी की उत्पत्ति हुई है। इसके अंदर ये जो आपकी चित्रकारी है इसके अंदर किस किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ये जो चित्रकारी होती है इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नील हो गया, फूलों का रंग हो गया, इसी के साथ पेड़ों की जो छाल हो गई, उसके द्वारा जो है ये मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर चित्र कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपका मानव बनता है, पक्षी बनते हैं और फूल वगैरह भी बनते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मधुबनी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं यहीं बिहार में ही आपका मधुमक्खी पालन भी होता है, जिसका समय क्या बताया गया NCERT में, जो कि बताया गया है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। और हम बात करते हैं यहीं पर फरवरी के टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, जो कि लीची के फूल सबसे ज़्यादा खिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अगर हम बात करते हैं कलमकारी के बारे में, तो ये आंध्र प्रदेश की है, जो कि वहाँ की चित्रकारी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं वर्ली के बारे में, तो वर्ली क्या है? वर्ली जो है वो महाराष्ट्र की पेंटिंग है। इसी के साथ ये वहाँ की जनजाति भी है, एक प्रकार की जिला भी है। तो वर्ली जो है वो कई चीज़ों से रिलेटेड है वहाँ पर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि लावणी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जैसे कि मैंने आपको बताया भी था किससे क्वेश्चन बना है। विकल्प क्या दिए गए? असम, केरल, मेघालय, महाराष्ट्र। आंसर करेंगे सभी लोग कि लावणी नृत्य किस राज्य का है। ये आंसर तो मैंने आपको लिख कर दिया ना, अब आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लावणी नृत्य की, तो ये किस राज्य का नृत्य है? ये है महाराष्ट्र का, जो कि आंसर बनेगा हमारा पहला वाला सीरियल से। अगर हम बात करते हैं कि असम का कौन सा नृत्य है, तो आप सभी लोगों को पता है कि असम का जो बिहू नृत्य है, जो कि
यानी कि जब आपके जो नए चावल होते हैं उनकी फसल जब काटी जाती है तब ये वहाँ पर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। और यहीं पर एक प्रकार का घर बनाया जाता है जिसे हम लोग भेला घर कहते हैं। तो उस टाइम पे उसी भेला घर को जला करके ये फेस्टिवल भी वहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं कुछ तरह से। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल के बारे में हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर जो कथकली नृत्य है वो काफ़ी पूछा जाता है ना, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और मेघालय के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो कि वहाँ पे नेपेंथीज पौधा पाया जाता है, जो कि किस हिल्स में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका खासी हिल्स में। इसी के साथ ये किन देशों में पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ली जिला है, वर्ली पेंटिंग भी है और वर्ली जनजाति भी है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। हम बार बार आपको इसलिए बता देते हैं कि आपको जो है वो रिवाइज हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। विकल्प क्या दिए गए हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहला वाला पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट में बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अब ये देखिए आपका एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में, जो कि 11 जनवरी का पेपर था, उसके अंदर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बना था। ये नहीं पता चल सका है कि कौन सा क्वेश्चन बना था, उसी के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है। आप लोग माइंड मत करिएगा कि हम आपको फेक चीज़ें बताते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जैसा कहा जाता है वैसा ही आपको बताया जाता है कि इस बेस पे इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब क्या उद्देश्य होना चाहिए, विकल्प देखिए क्या कह रहे हैं कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या फिर विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समाज का विकास करना। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, इसी के साथ शेयर भी करेंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सभी लोग जो है वो टाइम से कनेक्ट रहेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, कह रहा है कि विषय की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, यानी कि स्मरण करने वाली बात गलत हो जाती है। कहीं पे अगर स्मरण दिया हो, परिभाषा दिया हो या फिर कंठस्थ करना दिया हो, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सभी निगेटिव वर्ड्स होते हैं। हम सभी लोग इन निगेटिव वर्ड्स के द्वारा भी अपने क्वेश्चन के आंसर को पहचान सकते हैं। अगला क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो हम सभी लोगों को पता है कि बच्चे को कभी भी समेट करके चीज़ों के अंदर नहीं रखना है, उसे उसके परिवेश के साथ साथ उसके विद्यालय से भी जोड़ करके चीज़ों को सिखाना और पढ़ाना है। तो मोस्टली ये जो लाइन होती है आपकी, ये लगभग जो सीडीपी का या फिर आपका जो पेडागोजी के पोर्शन होते हैं उनके अंदर ये लाइन अगर आपको कहीं भी दिख जाती है तो वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है। तो आप लोग इनसे भी पहचान लीजिएगा अपने आंसर को। तो इसका आंसर तो यही वाला खैर बनेगा, जो कि तीसरा वाला यहाँ पर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। विकल्प क्या दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। एक चीज़ और बता देते हैं, अभी तक क्या था कि आपके सीटेट की परीक्षा में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। आप सभी लोगों को पता है कि जो आपकी एनसीईआरटी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, लेकिन अब ये जो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं सीटेट के अंदर, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका यूपी टेट वगैरह के अंदर पूछता हो। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल बाहर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो कुछ इस तरह से तैयारी करनी है हम सभी लोगों को कि हमारी
टेट की भी तैयारी हो जाए और इसी के साथ जो सीटेट है ये भी हमारा निकल जाए। तब देख लीजिए आप लोगों का कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब समझ लीजिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आपके सीटेट में एकदम बाहर से क्वेश्चन उठा के रख रहा है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, काली मिर्च की बात की गई है। तो काली मिर्च कहाँ का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये है केरल का। केरल को कहते क्या है, हम इसे कहते हैं मसालों का बगीचा। तो जाहिर सी बात है जब मसालों की बात आती है तो आपका केरल अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो आप लोग उसे ही आंसर टिक करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पानी से अघुलनशील अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी। आपका वाष्पीकरण से भी क्वेश्चन बना था, जो जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन्हें पता भी होगा कि जो आपका वाष्पीकरण है उससे प्रश्न आया है, पता नहीं चल सका है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के विकल्प की तो यहाँ पर दिए गए हैं अवसादन, वाष्पीकरण, विघटन और निष्पंदन। सभी लोग आंसर करेंगे कि कौन से पानी में अघुलनशील अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया इनमें से नहीं होगी। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, ये बन जाएगा विघटन, ठीक है, जो कि सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है। बाकी आपका अवसादन भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा और इसी के साथ निष्पंदन भी होगा। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि एनसीएफ 2005 से है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कहा कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। क्या कारण बताया गया है उसके अंदर। कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं इसलिए, या फिर पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, या फिर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को प्रदान करना है, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताएंगे इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बनेगा, यानी कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को प्रदान करना, जो कि हमारा कोट में पहले नंबर पर दिया गया है। तो ये थे आपके आज के सीडीपी के 10 क्वेश्चन और 10 ही आपके ईवीएस के पता लग सके थे। तो आप सभी को पता चल सका होगा कि यहाँ पर किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप सभी लोग उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरे से कहीं पे कोई डाउट होता है या फिर मेरे पे अगर कहीं से कोई गलती हो जाती है तो फिर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।